नमस्कार दोस्तों, मैं शिवपाल सैनी फ्रॉम सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशोरपुरा डायरो देवरवाटी। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में टेंसेस के बारे में टॉकिंग की थी। आज हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे जो हमने टेंस के बारे में प्रोसेस की थी। उसमें हमने सभी टेंसेस के नाम पढ़ लिए थे, उनके प्रकार पढ़ लिए थे और हमने टेंस की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सवोका की, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के भागों की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टेंस टॉपिक के तहत अध्ययन करेंगे सवोका की। सवोका फ्रेंड्स, ये चीज आना अति आवश्यक है। यदि हमें सवोका का ज्ञान नहीं है तो फिर हमारा कोई भी सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमें सवोका का ज्ञान करना है। सवोका मिलता जुलता एक और है सपोका। ये दोनों चीजें, एक है सवोका, एक है सपोका, थोड़ा सा फर्क है। हम इसका पहले विश्लेषण कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले सवोका का विश्लेषण करते हैं। सवोका में यहाँ एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। हमें ये ध्यान रखना होता है कि यदि कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट को पहचानना अति आवश्यक है। दोस्तों, कई सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट लुप्त भी होता है, लेकिन समझने वाली बात ये होती है, जैसे हम किसी को कहेंगे भाई खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब हम स्वयं, अर्थात हम स्वयं वहां सब्जेक्ट हो जाते हैं। नंबर 2 पर आती है दोस्तों वर्ब। वर्ब हमें ये बताती है कि किसी काम को किस प्रकार से करना है, यानी किसी काम का होना या करना जिस शब्द से या जिस शब्द समूह से प्रकट हो वही वर्ब हो जाती है। दोस्तों, फिर है ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं यानी जो क्रियाविधि हो रही है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट। हम जो भी किसी को उपमा देते हैं वो होता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम किसी को कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो हमारे गांव का गांधी जी है, तो दोस्तों वहां पर वास्तव में वो व्यक्ति गांधी जी नहीं है, लेकिन हमने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया गांधी जी का। जैसे कि राम के पिताजी डॉक्टर हैं, अब राम के पिताजी का कॉम्प्लीमेंट हो गया डॉक्टर। यदि कोई पूछेगा कि राम के पिताजी, तो भी हम उसी व्यक्ति का नाम बताएंगे। कोई पूछेगा कि डॉक्टर जी कहाँ, तो भी हम उसी व्यक्ति का नाम बताएंगे। और लास्ट फ्रेंड्स एडवर्बियल। एडवर्बियल ये दोस्तों नाउन, प्रोनाउन और वर्ब इनके अर्थ को बढ़ा देता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अर्थ को बढ़ा देता है। हमें स्कूल स्तर पर सीखने वाली चीज हमारे लिए ये होती है एडवर्बियल। यदि हमें एडवर्बियल का नॉलेज होता है तो हम सेंटेंस को पहचान जाते हैं। हमारे एग्जाम में जो सेंटेंस आते हैं वो फ्रेंड्स एडवर्बियल में से आते हैं। एडवर्ब को पहचाना होता है और उसके बाद हमें ब्लैंक स्पेस की पूर्ति करनी होती है। इस प्रकार दोस्तों, ये तो विश्लेषण था सवोका का। दूसरा है सपोका। दोस्तों, यहाँ एस का मीन्स सब्जेक्ट हो जाएगा पी। पी का अर्थ होगा प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर, तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रेडिकेटर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधेय। विधेय। एस हो जाएगा सब्जेक्ट और ओ हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सी हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट और दोस्तों ए हो जाएगा एडवर्बियल। ये
तो दोस्तों प्रेडिकेटर होता है विधेय, यानी एक वाक्य में एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीजें होंगी, जो भी चीजें अर्थात सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब, ये सब, ये आगे वाली जो तीनों चीजें हैं ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, ये तीनों प्रेडिकेटर का ही भाग होता है। तो दोस्तों प्रेडिकेटर समझना ज्यादा टफ नहीं है, सब्जेक्ट को अलग कर लेंगे। जैसे वी आर रीडिंग इंग्लिश, अब इसमें से यदि हम वी को सेपरेट कर लेंगे तो आर रीडिंग इंग्लिश, ये इसका प्रेडिकेटर हो गया। और प्रेडिकेटर में तीन चीजें शामिल होती हैं, ऑब्जेक्ट शामिल होता है, कॉम्प्लीमेंट शामिल होता है और उसका एडवर्बियल भी शामिल होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक बार फिर बता देता हूं, एक होता सो का, एक होता सपो का। सपो का में इतना फर्क है, यहां वी है, यहां पी है, पी में वर्ब भी शामिल होती है। जो प्रेडिकेटर है उसमें ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब के साथ साथ वर्ब भी शामिल होती है। वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बोलते हैं, वो दोनों भी प्रेडिकेटर में ही शामिल होती हैं। तो दोस्तों सबों का उम्मीद करते हैं कि आप इनको लिख लेना, तैयार कर लेना, लिख के याद करने से ज्यादा याद होंगे आपको। सबों का अर्थात एस मीन्स सब्जेक्ट, यानी हमें कोई भी वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले उसका ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट लिखना होगा, यानी सब्जेक्ट पहचान लेंगे तो हमारा वाक्य और भी सरल हो जाएगा। फिर है दोस्तों वर्ब, वर्ब एचवी का काम करती है, एमवी का काम करती है। अभी इसका विश्लेषण करेंगे, पूरा पता चल जाएगा। तो अपने को वर्ब लिखनी है, उसके बाद आएगा ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट पहचानना है, उसको लिखना है सही जगह पर। फिर है कॉम्प्लीमेंट, दोस्तों कॉम्प्लीमेंट समझ गए होंगे आप, कॉम्प्लीमेंट होती है किसी की उपाधि। वी कॉल्ड नेहरू चाचा, हम नेहरू को चाचा कहते हैं, इट मीन्स नेहरू का कॉम्प्लीमेंट हो गया चाचा। यदि अब हम विद्यार्थी से पूछेंगे कि बताओ चाचा कौन है, तो उसका सीधा सा आंसर होगा नेहरू जी। या ये पूछेंगे भाई नेहरू जी को बच्चे क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा चाचा। इस प्रकार ये जो चाचा है ये नेहरू जी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण, वी मेड कोहली द कैप्टन, अर्थात इसका मतलब है हमने कोहली को कप्तान बनाया। कप्तान कौन है? कोहली। कोहली कौन है? कप्तान। तो दोनों इसके कॉम्प्लीमेंट हो गए। और लास्ट एडवर्बियल, एडवर्बियल यानी ये किसी वर्ब के, किसी नाउन के, किसी प्रोनाउन के, किसी नाउन के, किसी प्रोनाउन के, किसी वर्ब के या किसी एडजेक्टिव के जो अर्थ मीनिंग है उसको बढ़ा देता है। जैसे वी आर रीडिंग, अब इसके अर्थ को बढ़ाएंगे, वी आर साइलेंटली रीडिंग। अब साइलेंटली जो वर्ड है इसने हमारे रीडिंग के अर्थ को बढ़ाया है, यानी हम पढ़ रहे हैं, हम चुपचाप पढ़ रहे हैं, तो चुपचाप पढ़ना यानी पढ़ने के अर्थ को चुपचाप पढ़ने बढ़ाया है। फिर दोस्तों दूसरा सपोका, सपोका में एस मीन्स हो गया सब्जेक्ट, जो हमने यहाँ देख लिया है। पी, पी यानी था प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर दोस्तों चार चीजें शामिल हो जाती हैं, कौन कौन सी हैं? वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब है, यानी ये जो चारों चीजें हैं ये प्रेडिकेटर का ही भाग होती हैं। फिर है ओ, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। फिर है सी, सी मीन्स वही कॉम्प्लीमेंट, और अंत में है ए, ए मीन्स एडवर्ब। इस प्रकार दोस्तों ये इसका विश्लेषण हो गया। अब हम एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम अध्ययन करेंगे एक एक सवका का। तो दोस्तों हमारा टेंस में जो टाइटल है वो है सवका। सवका, सवका में दोस्तों हम सबसे पहले ले रहे हैं नंबर 1 पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दोस्तों, सब्जेक्ट जो है ये 3 प्रकार से कार्य करता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात 3 तरह से हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे दे वर्क ऑन
3 सिचुएशंस, ये 3 स्थितियों में कार्य करता सब्जेक्ट। अब 3 स्थितियां कौन सी और 3 प्रकार के सब्जेक्ट कौन से हैं? नंबर 1 है दोस्तों रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी रियल सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट। नंबर 2 पर है दोस्तों ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। और नंबर 3 है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इस प्रकार दोस्तों ये 3 नाम आपको याद करने हैं। पहला है रियल सब्जेक्ट, हम इसको शॉर्ट में RS भी बोल सकते हैं। फिर है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, इसको हम GS भी बोल सकते हैं। और लास्ट है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसको हम IS के तहत इसका अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों रियल सब्जेक्ट कौन सा है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट कौन सा है और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कौन सा है, पहले इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले रियल सब्जेक्ट। दोस्तों किसी भी कार्य को करने वाला जो प्रमुख होता है वही रियल सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम इज peeling a राम इज peeling an apple, राम एक सेब छिल रहा है, राम एक सेब छील रहा है। राम इज peeling an apple। अब दोस्तों वास्तव में छीलने का काम कौन कर रहा है? वास्तव में छीलने का काम कर रहा है राम, इसलिए राम यहाँ पर वास्तविक सब्जेक्ट हो गया, रियल सब्जेक्ट। अब दोस्तों दूसरा होता है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट में हम ग्रामर के अनुसार अब एप्पल को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे एन एप्पल इज पिल्ड बाय राम, एन एप्पल इज पिल्ड बाय राम। अब दोस्तों यहाँ पर एन एप्पल वाक्य की शुरू में आकर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये वास्तविक सब्जेक्ट नहीं है, ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। यदि ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब सेब राम को छिलेगी, नहीं, छिलना तो अब भी सेब को ही पड़ेगा, तो प्रभाव अब भी सेब पर पड़ रहा है। इसलिए ये ग्रामर के अनुसार हमने एप्पल को सब्जेक्ट बनाया है, लेकिन वास्तव में ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, रियल सब्जेक्ट तो अब भी राम ही है। और दोस्तों लास्ट है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। दोस्तों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ये केवल परिचय करवाने के काम आते हैं। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, अब उस स्थिति में हमें उस जगह किसी न किसी सब्जेक्ट को लाना होता है। और दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं, ये संख्या में 2 होते हैं, एक होता है इट, एक होता है देयर। देयर जैसे दोस्तों वर्षा हो रही है, अब इसमें क्या हो रही है, वर्षा ऑब्जेक्ट मिल गया लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिला, तो हम ऐसे वाक्यों को हम बनाते हैं इट इज रेनिंग। तो इट यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट हैं ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हैं, लेकिन इनका वास्तव में वहां पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कक्षा में 5 बच्चे हैं, देयर आर 5 चिल्ड्रेन इन क्लासरूम। इसका मतलब है यहाँ देर का अर्थ में से वहां होता है, लेकिन वाक्य में अर्थ नहीं आया, इसलिए ये हो गया केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब हम इनका उदाहरण सहित विश्लेषण करते हैं। दोस्तों 3 हमारे सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट जो 3 स्थिति में काम करते हैं, 3 तरह से कार्य करते हैं। पहला रियल ऑब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट जिसको हम RS भी कह देते हैं, यानी वास्तव में कार्य करने वाला यही होता है वाक्य में। दूसरा है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट को GS बोलते हैं, और ये ग्रामर के अनुसार सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन वास्तव में ये स्वयं कार्य नहीं करता, इस पर तो कार्य का प्रभाव ही पड़ता है।
जैसे हम हिंदी में एक उदाहरण समझ लेते हैं कि भाई राम किताब पढ़ रहा है। अब पढ़ने का काम वास्तव में राम ही कर रहा है। अब जैसे इसका दूसरा उदाहरण लें कि एक किताब राम के द्वारा पढ़ी गई। अब दोस्तों एक किताब शुरू में आगे, इसका मतलब यह नहीं कि एक किताब राम को पढ़ रही है, नहीं, अब भी किताब को पढ़ने का काम तो राम ही कर रहा है, लेकिन ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार हमने उसको सब्जेक्ट बना लिया है। और तीसरा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दोस्तों कई जगह ऐसी होती है जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता। उस स्थिति में हमें वाक्य को पूरा करने के लिए किसी न किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट काम में लेते हैं। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की संख्या हमारी इंग्लिश में 2 है, इट और देयर। अब हमें इन दोनों चीजों को स्पष्ट तरीके से समझना होगा। इट और देयर ये दोनों हैं जो वाक्य के शुरू में आ जाती हैं और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कार्य कर देते हैं। वास्तव में इनका वैसे वाक्य में कोई भी अर्थ नहीं होती, यानी मीनिंग इनकी बिल्कुल नहीं होती है। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण है, सीता इज कुकिंग फूड। ये दोस्तों सीता सब्जेक्ट है और इज एचवी है, कुकिंग एमवी है और फूड इसका ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों वास्तव में वाक्य के शुरू में सीता आई है, सीता सब्जेक्ट है और अब खाना पकाने का काम सीता करे, इसका मतलब ये आरएस है। आरएस अर्थात आरएस मीन रियल सब्जेक्ट। वास्तव में खाना पकाने का काम सीता का है, तो सीता वास्तव में भोजन पका रही है। इसका मतलब ये हो गया हमारा सीता हो गया रियल सब्जेक्ट। अब दोस्तों हम इसको दूसरी तरीके से बनाते हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो दोस्तों बन जाएगा हमारा फूड इज बीइंग कुक्ड बाय सीता। अब दोस्तों सीता लास्ट में चली गई है, शुरू में फूड आ गया है। इसका दोस्तों ये नहीं कि ये फूड रियल सब्जेक्ट नहीं, ये हमारा जीएस है। जीएस अर्थात ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, यानी ग्रामर के अनुसार। दोस्तों ऐसे वाक्य हम पेशों से पढ़ते हैं कि हमने ग्रामर के अनुसार इस फूड को सब्जेक्ट बना दिया है, लेकिन वास्तव में ये यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन ग्रामर के अनुसार काम केवल ये सब्जेक्ट का कर रहा है। और दोस्तों लास्ट है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जैसे इट इज रेनिंग, तो दोस्तों वर्षा हो रही है। इट का अर्थ तो वैसे यह होता है, लेकिन यहाँ पर इसका यह अर्थ नहीं है, ये केवल सब्जेक्ट का प्लेस फिलअप कर रहा है, बल्कि यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जैसे दूसरा है देयर आर 100 rooms in my school। अब दोस्तों यहाँ पर देयर का अर्थ केवल इंट्रोडक्शन करवाना है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम है, यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार आज की हमारी क्लास में हमने आपको बताया सवोका के बारे में, सपोका के बारे में, और हमने विश्लेषण किया है सब्जेक्ट का। तो दोस्तों सब्जेक्ट हमने आपको 3 प्रकार से बताए हैं, रियल सब्जेक्ट, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।